तो तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है एजेंडा आज तक में उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अखिलेश यादव जी का। भारत की राजनीति पर चर्चा होगी। अभी अभी पार्लियामेंट में जो इन्होंने सरकार को घेरा है उस पर चर्चा इनसे होगी। लेकिन सबसे पहले अब हमने सुना है कि आपने दिन गिन लिए हैं कि कितने दिनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और उस काउंटडाउन के साथ आप तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी कर रहे हैं? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने मौका दिया अपने चैनल पे मुझे बुलाने का और अपनी बात रखने का। उत्तर प्रदेश का चुनाव कई प्रदेशों के चुनाव के बाद होने जा रहा है। यूपी का चुनाव देश का चुनाव होगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहाँ से चुन करके आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ से चुन करके आते हैं, कई राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता चुन करके आते हैं। तो हम लोगों को हर दिन तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिनसे मुकाबला है वो बहुत तैयारी के साथ चुनाव लड़ते हैं। जो हारने वाला है वो जानता है कि जीत कैसे सकते हैं, जीता कैसे जा सकता है। जीतने वाला शायद उस बात को न समझे, लेकिन हारने वाला ज़रूर समझता है कि आने वाले समय में उसे क्या तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे वो जीत सके। अगर 11 जनवरी को 2027 को चुनाव डिक्लेयर होगा, अगर तारीख होगी, तो 400 से कम दिन बचे हुए हैं। 398, 397, कोई भी चैट जीपीटी या कहीं भी चेक कर सकता है। लगभग इतने ही दिन बचे हैं। हमारी तैयारी पूरी है और तैयारी हम लोग लोकसभा से कर रहे हैं। हमारी अच्छी तैयारी है, इसीलिए हम लोगों पर एसआईआर थोपा जा रहा है। उन्होंने टेस्ट किया बिहार में, एक टेस्ट हुआ बिहार में कि बिहार में एसआईआर करके चुनाव कैसे जीता जा सकता है। अब उनकी बंगाल की तैयारी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आदरणीय ममता दीदी जी पे कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वो कामयाब नहीं होने देंगे। और रहा यूपी पहले भी परिणाम दिया है, इस बार उससे अच्छा परिणाम देगा। यूपी के बारे में ये कहा जाता है, अभी तक का पिछले कई वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे हैं कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा चुनाव जीतता है। आपने एसआईआर की बात की, तो एसआईआर में तो आप भी साथ दे रहे हैं। आपने फॉर्म भरा, बड़े नेता जिनका चेहरा सामने आया वो उसमें से आप थे, एसआईआर भरने वाले, फॉर्म भरने वाले। क्योंकि विरोध करने पर जब हम लोग सामने आए और विरोध करने की बात रखी तो सरकार ने स्वीकार नहीं की और एसआईआर को लेकर के देश के सभी नेता जो विपक्ष के हैं सबने अपना पक्ष रखा। और मैं आज भी कहता हूं, जो मैं अभी खबरें सुन रहा हूं, हम उन खबरों में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारियों के माध्यम से क्या बदलाव कराएगी अभी भी कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर जो एसआईआर चल रहा है यूपी में, उससे ये लग रहा है कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फिर फॉर्म भरना पड़ेगा, वो परेशानी में आएंगे। आप देख लीजिएगा, जब फाइनल जो एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट आएंगी, 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को परेशानियां होंगी। ये डिजिटल इंडिया कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया में इतने स्ट्रॉन्ग हैं टेक्नोलॉजी में, समय समय पर एआई की बातें करते हैं। सुनने में आया है जो ऐप बना है, मैपिंग ऐप, वो उतना सहयोग नहीं कर रहा है लोगों को। शायद ये हो सकता है कि विपक्ष को ये परेशानी आ रही हो, लेकिन एक बात ये भी चल रही है कि जो मैपिंग ऐप बनाने वाली जो कंपनी है या जो लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। अब सोचिए आप, जिस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हों बीजेपी को, उसी कंपनी का मैपिंग ऐप हो तो स्वाभाविक है आम जनता को तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 4 करोड़ से ज़्यादा लोग परेशान होंगे। और ये परेशानी क्यों? आपके पास आधार था, आधार आपने ज़मीन रजिस्टर कराने में इस्तेमाल किया,
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बैंक अकाउंट, उसमें आपने इस्तेमाल किया आधार। आप आधार के से पासपोर्ट बनवा रहे हैं, आप आधार एडमिशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने आधार पे इतना संसाधन खर्च किया और उसके बाद आप आधार ही नहीं मान रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब ये है कि बीजेपी हार गई है। अब एसआईआर के बहाने लोगों को डराना चाहती है। जो एनआरसी वो करा नहीं पाए, वो एसआईआर के माध्यम से वो लोगों को करा रहे हैं। आप इसको एनआरसी बता भी रहे हैं। आपने कहा है कि ये एसआईआर नहीं, ये एनआरसी है जो करा रहे हैं, और जो योगी जी डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप उससे भी जोड़ रहे हैं। इसका आधार क्या है? क्योंकि आपने भी एसआईआर फॉर्म भरा और कई ऐसी बस्तियां हैं जहां से कुछ लोग गायब हो रहे हैं जो कह रहे थे पहले हम असम से हैं, और उन पर शक है कि हो सकता है कि वो बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए थे। तो अब इसको आप कैसे लिंक कर रहे हैं? अगर वो अवैध है तो वो भाग रहे हैं। ये बात तो सरकार से पूछना चाहिए था कि एसआईआर से पहले आपने डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाए? एसआईआर शुरू होने से पहले डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाया आपने? और फिर घुसपैठियों की बात अगर आई है तो सरकार घुसपैठी 10 साल 11 साल में कितने आए हैं उसका भी आंकड़ा दें, और अगर आंकड़ा ज़्यादा निकलता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए। और घुसपैठिए कब आ गए? 11 साल में आए क्या? ये तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा उनको। ये कोई घुसपैठियाँ नहीं है, कोई डिटेंशन सेंटर की तैयारी नहीं है, ये केवल डराने की तैयारी है, क्योंकि वो जानते हैं अब सत्ता में रुकने वाले नहीं हैं। आप सोचिए, लुढ़कती हुई सरकार का रुपया लुढ़क रहा है। रुपया कितना लुढ़क गया? और हमारे यहाँ तो कई उत्तर प्रदेश में लोग सपना दिन में रात में इसी का देखते हैं कि वो कुर्सी कैसे छीन लें। ये जो डिटेंशन का बहाना इसलिए है कि कुर्सी कैसे बचा के रखें। जब भी कुर्सी को खतरा होता है, बीजेपी के लोग कम्युनल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कम्युनल हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी रास्ता ढूंढ लिया है। इस बार पीडीए के लोग मिल करके, सब एक साथ होकर के इस लोकतंत्र को मजबूत करने जा रहे हैं, संविधान को मजबूत करने जा रहे हैं। पीडीए आपने पिछले चुनाव में भी किया और लोकसभा चुनाव में वो आपके साथ आया भी और सबने नतीजे देखे। बिहार में क्या हुआ? मतलब अखिलेश यादव एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, आपको क्या समझ में आता है कि बिहार का ऐसा नतीजा कैसे आया? एनडीए इतना हावी कैसे हुआ और तेजस्वी यादव परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए, कांग्रेस परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई? हालांकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट मैं नहीं हूँ, देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, पीकेपी पार्टी। तो क्या बोला आपने? पीकेबी पीके पार्टी, हाँ। क्योंकि पीके हालांकि स्वराज उनका नाम पार्टी का है, लेकिन हम पार्टी तो उन्हीं के नाम से है, तो पीके की पार्टी। तो उनसे बड़ा कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं है। लेकिन जब वो ज़मीन पे गए तो स्वाभाविक है, उन्होंने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी क्या है, वो नैरेटिव कैसे बनाते हैं। किसी ने यूट्यूब में कोई गाना गा दिया, वो नैरेटिव बना दिया। कोई कहीं यूट्यूब पे न जाने कितने सिंगर्स हैं, अगर थोड़ा भी कोई गाना गाना जानता है तो एआई की हेल्प से गाना बना दे रहा है। तो ये नहीं, लेकिन जहाँ तक हम यूपी की बात कर रहे हैं, पीडीए के लोग बिल्कुल तैयार हैं इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुकाबला करने के लिए। बिहार से हम सीख सकते हैं। बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते, जो कमियां रहीं हम उनसे भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे। कुछ जानकारी हासिल हुई है, लेकिन यूपी अलग है। यूपी का चुनाव बड़ा अलग होता है। अखिलेश जी आज बहुत खुश होंगे पीके, आपने उनका इतना नाम लिया, बेचारे सीट ना आई तो क्या हुआ, अखिलेश जी ने उनकी चर्चा की। लेकिन मैं वापस आ रही हूँ सर, बिहार में आपको क्या लग रहा है, क्या मतलब सबसे बड़ा 2 फैक्टर अगर आपको लगता है जिसकी वजह से एनडीए की ऐसी प्रचंड जीत हुई? क्या जो आपसी एक तालमेल बैठना था महागठबंधन के साथियों में, तेजस्वी जी का नाम अनाउंस होना था, सीट बंटवारा था, फ्रेंडली फाइट हमने सुना। फ्रेंडली फाइट क्या होता है 10 सीटों पर? क्या वजह आपको दिखाई देती है? देखिए, मैं बिहार के चुनाव पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं दरारवादी लोगों से बहुत सावधान हूँ, राष्ट्रवादी लोगों से बहुत सावधान हूँ। अगर उन्हें कोई भी मौका मिल जाएगा
तो वही एजेंडा बना देंगे, वही नैरेटिव बना देंगे। इसलिए हम लोग बहुत सावधान हैं उन लोगों से, और हमसे ज़्यादा सावधान उनके लोग अपने लोग हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा जो मीडिया को समय समय पर नैरेटिव और एजेंडा देते थे, आजकल वो किसी को एजेंडा नहीं दे पा रहे हैं, नैरेटिव नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम आपको सबको सावधान रहना चाहिए। जो एजेंडा तय करते थे उनके साथ भी कोई नहीं खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सगे लोगों के साथ भी नहीं है कभी कभी। आप मुस्कुरा रहे हैं तो हम भी मुस्कुरा के कह देते हैं कि आप अपने मन में जितना सोचना है वो सोचते रहिए, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उसी दिल के साथ करते रहेंगे। जज करने के लिए आज तमाम लोग आते हैं, लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि यूपी में तो आपने कर दिखाया, यूपी में आपने एक टफ चैलेंज दिया ना, वो टफ चैलेंज बिहार में क्यों नहीं हो पाया? ये तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब आना चाहिए। देखिए, बिहार में मैंने खुद कैंपेन किया, मुझे पूरे चुनाव में कहीं नहीं लगा कि चुनाव तेजस्वी हार रहे हैं, कहीं मुझे किसी सभा में नहीं लगा। लेकिन जो वोट गिना जाता है वो अलग तरीके से गिना जाता है। मैं बहस दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी सदन में जब मैं बहस सुन रहा था और बहुत से लोगों की चर्चा में सुन रहा था, तो बहुत सारे लोग ईवीएम को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे थे। एक पहलू तो ईवीएम का भी हो सकता है। लोग कहेंगे कि ये ईवीएम में आज के समय पे ये बात कही जा रही है। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ, हमारा देश आज नारा दे रहा है विकसित भारत बनेगा। हम आज कब तक विकसित भारत बनेगा? 2047 में बनेगा नहीं बनेगा, कितनी आबादी के साथ विकसित भारत बनेगा किसी को नहीं पता। लेकिन कोई भी विकसित देश जिस देश में सवाल खड़ा हुआ ईवीएम पर, उस देश ने ईवीएम हटा दिए। तो एक तो पहलू मैं ये कह सकता हूँ, और मैंने लोकसभा में कहा कि अंतोगत्वा आपको ईवीएम हटानी ही पड़ेगी। लोगों का भरोसा बढ़े लोकतंत्र पर, इस वोटिंग डालने के तरीके पर, तो आपको अंतोगत्वा ये हटाना ही पड़ेगा। लेकिन बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपये बड़े होते हैं, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतज़ार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपये और मिलेगा। उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं, उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500, अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं। तो 12 महीने देना है 3,000, तो कितना हुआ? 36,000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। और बीजेपी वालों से कहेंगे कि आपने तो वादा लाखों का किया था, वो कहाँ है रुपया? और ये रुपया कहाँ से आएगा, इसका भी मेरे पास गणित है कि रुपया आएगा कहाँ से। बताइएगा अभी या बाद में? वैसे आपने कहा कि 10,000 पे सरकार बन सकती है, तो 40,000 पे तो पक्का बनेगी। तो मैं कहाँ से पैसा आएगा? कोई भी यहाँ जो बैठा हो हॉल में, जिसके पास मोबाइल है, वो गूगल करके देखे कि देश के 10 उद्योगपति उधार कितना कितना रुपया है। देश के जितने भी उद्योगपति हैं सब पे उधार है पैसा। तो हम भी सरकार में आकर के उधार लेकर के अपने गरीब माताओं बहनों को 40,000 रुपये साल का देने का काम करेंगे। आप बताइए किस पे उधार नहीं है? आप बताइए ना 10 का नाम। नहीं, मुझे तो सब पता है किस किस पे उधार है। किसी पे 2 लाख करोड़ उधार है, किसी पे 1.5 लाख करोड़ उधार है, किसी पे 70,000 उधार है, किसी पे 40,000 करोड़ उधार है। कई कंपनियां बिक गई क्योंकि वो उधार दे नहीं पाए बैंकों का। तो अगर
बैंक का पैसा लेकर, आम जनता का पैसा लेकर के दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, देश के बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। तो समाजवादी सरकार में हम लोग गैर बराबरी को दूर करने के लिए, अपनी माताओं बहनों की मदद करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो बड़े बड़े उद्योगपति आगे बढ़ने के लिए अपना रहे हैं। हम लोग भी गरीब माताओं बहनों की मदद करने का काम करेंगे। और हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी समाजवादी बनिए। कौन सा वाला, अखिलेश यादव का समाजवादी या राम मनोहर लोहिया का समाजवादी? चाहे राम मनोहर लोहिया जी का बनिए आप, चाहे हमारा बनिए, चाहे जो सिद्धांत हमारा समाजवाद संविधान में है, जो बाबा साहब ने दिया है, वो बनिए। क्योंकि हमें भी अपने बराबर समझिए, हमें भी बराबर समय दीजिए। आपको ज्यादा समय मिल रहा है। नहीं, समाजवाद आज तो बबुआ मिल रहा हाथी है, पर आई, बाबू लेकिन जब घोड़ा पर चैनल आई। चले चुनाव के समय पर, तो जितना औरों को मिले उतना हमें भी मिले। नहीं तो हमारे गरीब लोग कभी कभी सोचते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं कि आप टीवी पे आते हो और तुरंत चले जाते हो। बीजेपी के लोग आ जाते हैं फिर जाते ही नहीं हैं। तो अच्छा, ये वाला समाजवाद 1 घंटा आप भी गिन रहे हैं कि अपनाइए। नहीं? ये वाला 1 घंटा का इंटरव्यू आप गिन रहे हैं कि नहीं 2027? नहीं, 1 घंटा का मत रखिए। 1 घंटा का नहीं गिने इसको? एक अब तो घंटा काउंट ऑन, आप तो 398 दिन आपने गिन लिया, तो अब तो इंटरव्यू काउंट में आ जाएगा 1 घंटा। तो इसलिए अगर चैनल भी समाजवादी हो जाएंगे तो हमें भी बहुत समय मिलेगा, हमारी भी बात जनता तक बहुत पहुंचेगी। अगला सवाल जिस पर मैं आना चाहती हूँ अखिलेश जी, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि पिछड़ा, दलित और ए से क्या है? 3-4 गिना मत दीजिएगा। क्योंकि आपने जो बताया है उसको और आगे जोड़ता हूं। ठीक है। पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और भी बता सकता हूं मैं। हाँ नहीं, वही मैं पूछना चाह रही हूँ। जिनके अंदर ए फॉर अपनापन हो, डी फॉर जिनके अंदर दया हो, दयालु हो, ए से एक शब्द भूल तो नहीं गया? प्यारे जो हों, जो लोग प्यारे हों। ए से एक शब्द भूल तो नहीं गए आप? अल्पसंख्यक आप नहीं कह रहे? बोला मैंने अल्पसंख्यक, बोला ना? हाँ अल्पसंख्यक, वही कैसे? अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी। हाँ, पर ये कह रहे हैं कि आज और अच्छे अगड़े भी। अच्छे अगड़े, अच्छा बुरे अगड़े क्या होता है? जो लोग भेदभाव करते हैं, जो लोग हमारे जैसे लोगों को जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलवाते हैं, वो अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अब इस पर आते हैं कि आजकल आपके बारे में भी कहा जा रहा है, जैसे इटावा में आप एक बहुत बड़ा, मतलब जो बताया गया है, केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, और जो कि बिल्कुल उसी का स्वरूप होगा। तो कह रहे हैं कि अब बीजेपी का साइड इफेक्ट आ गया अखिलेश जी पर, और वो भी अब खुलकर हिंदू धर्म, पूजा पाठ पब्लिक में दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अल्पसंख्यकों के दम पर सरकार नहीं बन सकती। क्या ये सच? जहाँ तक मैं याद करता हूँ, और हमारे बहुत सारे साथी जो कभी गांव गए होंगे हमारे, या समाजवादी पुराने साथी लोग जिन्होंने सैफई के बारे में जाना होगा, वो जानते होंगे कि नेताजी हमेशा बजरंगबली की पूजा करते थे, और कोई भी काम शुरू होने से पहले वो बजरंगबली की पूजा करते थे। हमारे गांव में न जाने किस समय से बजरंगबली की पूजा हो रही है, और 51 फीट की मूर्ति बजरंगबली की लगी है, न जाने कब से। केवल वही नहीं, और जो बात केदारेश्वर की है, मुझे याद है कि जिस समय कोविड था उस समय मैं नेटफ्लिक्स पे ये देखता था, और एक डॉक्यूमेंट्री है कि किस तरीके से वहाँ पर पानी आया और जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान चली गई। लगभग 7,000 लोगों की जान गई थी। उस समय मैं मुख्यमंत्री था, तो जो मैं मदद कर सकता था मैंने उस समय की। उस समय जो एक सेंट्रल कमांड में बहुत अच्छे अधिकारी थे फौज के, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैत, उन्होंने और पूरी फौज ने, और जो भी सहयोग रहा होगा सरकारों का, उससे बहुत अच्छा काम किया। जितना कुछ बचा सकते थे वहाँ बचाया। बाद में एक दिन ख्याल आया कि मंदिर बनाना चाहिए, और अगर ये ख्याल आ रहा है तो कोई भगवान ही होगा, उसी की वजह से आ रहा होगा ख्याल। और फिर जब ये आई इच्छा हुई कि क्या बनना चाहिए, तो हमने अपने आर्किटेक्ट्स और तमाम साथियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हम लोगों पे संसाधन नहीं है उतने, और क्योंकि अगर आप मंदिर बनाएंगे तो आपको पैसा बहुत चाहिए होगा,
अब वो चंदा कौन देगा? खैर, जो भी कुछ हुआ, उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि एक मंदिर बनना चाहिए। फिर जगह खरीदी, और देखिए सौभाग्य क्या है, भगवान क्या कराते हैं। जो जगह हमें मिली वो जगह वही है जिसमें शिव शक्ति अक्षरेखा के बिल्कुल उसी में अलाइन हो रही है वो जगह। तो जो शिव शक्ति अक्षरेखा है उसी पर वो इटावा की ज़मीन अलाइन हो रही है, जिसमें रामेश्वर केदारनाथ हैं। तो फिर फैसला लिया कि इटावा में भी एक केदारनाथ का रिप्लिका नहीं बल्कि उनसे इंस्पायर होकर के केदारेश्वर मंदिर बनाएं। और मैं ये कह सकता हूँ पिछले 400 साल में उस पद्धति से कोई भगवान का मंदिर नहीं बना होगा, जिसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मंदिर निर्माण बहुत जल्दी हो जाए, और जब सावन हो गए तो उसकी हम लोग शुरुआत भी कर देंगे। भगवान राम के मंदिर में आप कब जाएंगे? जिस समय हमारा मंदिर पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हम लोग वहाँ भी भगवान के यहाँ जाएंगे। ये कैसी शर्त है? कोई शर्त नहीं है, और भगवान बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, ये हमने पहले ही दिन कहा। और जैसे ये इच्छा आई कि कैसे बनना चाहिए, और ये तो भगवान ने ही कराया होगा। ये सौभाग्य मिला हम लोगों को कि उसी अक्षरेखा पे मिल गई हमें जगह, और वहीं पर मंदिर बन रहा है। तो ये मैंने नहीं कराया, पृथ्वी में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, ये तो बिना भगवान के तो संभव ही नहीं है। तो इतना अच्छा पुण्य काम, पवित्र काम बिना भगवान की इच्छा के नहीं हो सकता था। तो जो हम लोग कोशिश करें उसको पूरा कर लें, और जिस समय ये मंदिर हमारा निर्माण पूरा हो जाएगा हम लोग और भी मंदिरों में जाकर के दर्शन करेंगे। भगवान राम के मंदिर उसके बाद जाएंगे आप? नहीं, देखिए ये किसी का, ये जो भगवान प्रभु श्री राम वो ना समझ लोग हैं जो ये इस तरह की बात करते हैं। हमारे घर आइए आप, और किसी के घर जाइए, हम आपके घर जाएं, यहाँ जितने हमारे लोग बैठे होंगे किसी के घर हम चले जाएं, हर घर में जो घर की महिला होती है वो मंदिर बना के रखती हैं। हमारे घर में भी मंदिर है। भाजपा के लोगों की आंखें बंद हैं, पता नहीं क्या है, उन्हें मंदिर ही नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कितनी बार उन्हें बताया कि हमारे घर में मंदिर है, डेली पूजा होती है, हमारे यहाँ पहले से मंदिर है। कोई हिंदू हमें बता दो, गरीब से गरीब हिंदू है उसके घर भी कैलेंडर लगा रहता है भगवान का। तो अब सबको कैसे जाएं? केदारेश्वर में आप कब गए थे आखिरी? मैं किसी से पूछूं, मान लीजिए मैं आप ही से पूछूं, भगवान केदारेश्वर, उसमें सबसे पहले आप किस भगवान को देखती हैं? आप जब आप केदारनाथ जाती हैं आप तो सबसे पहले भगवान किसको देखती हैं आप? नंदी जी को देखते हैं, शिव जी को देखते हैं। नंदी के बाद किसको देखती हैं? उस केदारेश्वर की जो दीवार है उस पर तो शिव जी की पूजा करने जाते हैं वहां पर। देखिए यही तो बात है। मतलब हमने ये क्या पूछ लिया कि आप राम मंदिर के पास कब जा रहे हैं? जो देखिए आपने जी अब देखिए, अब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर का ही नहीं पता मंदिर में क्या है। जब आप केदारनाथ जाते हैं तो सबसे पहले दाएं आप ऊपर देखते हैं, बाल रूप भगवान कृष्ण आपको दिखाई देते हैं सबसे ऊपर। आप उनकी भी बहुत सी बड़ी प्रतिमा बना रहे हैं। दूसरा बाईं तरफ खाली है वहां पर केदारनाथ पे, लेकिन इटावा में खाली नहीं होगा वो। अगर दाईं तरफ हमारे भगवान कृष्ण का बाल रूप है तो बाईं तरफ भगवान प्रभु श्री राम का बाल रूप होगा। और हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे, हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे कि वो जो स्थान खाली है केदारनाथ में, एक तरफ भगवान कृष्ण है, अगर वो सच्चे भक्त हैं तो बाल रूप भगवान श्री राम का वहां भी मूर्ति लगवा दें। पर अब तो ये हो गया ना, अपने अपने राम, उनके राम वहां, आपके राम वहां। तो ये गलत क्या है? ये गलत नहीं, ये तो अच्छी बात बता रही हैं आप। यही प्रभु राम की रास्ता है कि सबके राम। अच्छा, कब तक सबके अपने अपने राम? केदारेश्वर मंदिर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मैं सावन में इसको तैयार कर दूंगा और मैं आप लोगों को जरूर बुलाऊंगा। हाँ। क्योंकि इधर प्रचार का समय बहुत, वो प्रचार का माहौल रहता है। काम कम करें आप, प्रचार ज्यादा करें। तो इसलिए मैं आप लोगों को जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि हमारा भी प्रचार हो, और इसी बहाने शायद इसी बहाने आपके प्रचार के माध्यम से जो लोग प्रभु श्री राम के यहाँ बहुत सारा चंदा दे करके आए हैं, शायद भगवान शिव के लिए भी थोड़ा बहुत चंदा भिजवा दें। हम तो चाहेंगे कि जो भी हैं भक्त लोग थोड़ा बहुत सहयोग करें हमारा भी, जिससे मंदिर हमारा भी बन जाए।
मंदिर के लिए ना मांग रहे हैं आप? नहीं, मंदिर के लिए मांग रहा हूँ। ठीक। अब आते हैं आगे वंदे मातरम पर। चूंकि आपने खुद ही कहा कि पश्चिम बंगाल में भी दीदी के सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन वंदे मातरम पर देश की संसद में बहस हुई अखिलेश जी, और आपने भी उस पर बोला। आपका मुख्य लाइन यही था कि राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रवादी हैं। आपने कहा कि ये मन में भावना नहीं है इनके, लेकिन वो एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई नेहरू जी की चिट्ठी है, उसमें उन्होंने दीर्घा जी से जुड़ी हुई 2 जो पैराग्राफ्स थी वो क्यों हटाया, और नेहरू जी ने चिट्ठी में ये क्यों लिखा कि मुस्लिमों को आहत हो सकता है इससे, इसलिए वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया। आपकी नज़र में क्या ये मुद्दा नहीं है? ये बहस का मुद्दा उस समय खत्म हो जाता है जब संविधान सभा ये तय कर दे कि हमें क्या गाना है और क्या पंक्तियां रखनी है, और फिर अगर उसकी सहमति रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तरफ से आए तो मैं समझता हूं हम में से कोई भी इस बात पर चर्चा दोबारा नहीं करना चाहिए। और जो अगर बात हटाने और जोड़ने की बात कर रहा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान विरोधी लोग हैं। क्योंकि जब संविधान सभा ने एक बार तय कर दिया, उस समय भी जो परिस्थितियां रही होंगी या जो घटनाक्रम रहा होगा या जो इमोशन रहा होगा, उसी की वजह से तय हुआ है कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या होगा, राष्ट्रीय गीत क्या होगा। इसलिए अब क्या जोड़ना है, क्या और उसमें कम करना है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी इस बात को कर रहे हैं वो संविधान सभा को नहीं मानने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानना चाहते हैं। अब मैं कुछ विरोधाभास पर जो विपक्ष के नेताओं की तरफ से आ रहा है अखिलेश जी, उस पर चर्चा करूंगी। ममता दी कह रही है मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी। आप यूपी में एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं और आप अपने बीएलएस को रोज कहते हैं कि भाई तुम ये सुनिश्चित करो, हम तुम्हारी कर्मठता का सम्मान करते हैं, सुनिश्चित करो कि हर वोट अकाउंटेड फॉर रहे। तो आप लोगों का स्टैंड है क्या? एक राज्य में वो अड़ी है कि नहीं होने देंगे, एक राज्य में आप चाहते हैं कि अच्छे से हो, और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि शुद्धिकरण करना है तो सब लोग को फॉर्म भरना ही होगा। खड़े कहाँ हैं आप लोग? इलेक्शन कमीशन को पहले भी बहुत सारी शिकायतें की गई। मुझे याद है जब मैं 2022 का चुनाव हारा, उस समय मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिल करके जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं उनका वोट कटवाया, क्योंकि 2022 से पहले 19 में उन्होंने वोट डाला था, 22 में वोट नहीं डाल पाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी। और जब सरकार नहीं बनी तो ये जब मैंने आरोप लगाया तो इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं। तो मैंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को जिम्मेदारी दे करके और ये ढूंढे कि जो वोट 19 में पड़े थे और 22 में नहीं डाल पाए जो लोग, उनके विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को जमा किया। उसमें हजारों ऐसे लोग थे। 18,000 आपने भेजा था? हाँ, हजारों थे, 18,000 तो पूरी लिस्ट दी। एफिडेविट के लोग कम दिए मैंने, हाँ। लेकिन एफिडेविट के साथ दिया मैंने, उस पर किसी पे भी कार्रवाई नहीं की। और आज जब एसआईआर यूपी में हो रहा है, पीडीए के लोगों का वोट कट जाए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी भाइयों के वोट कट जाएं, जो एडीएम होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा देखना है चुनाव किस तरीके से वोटर लिस्ट बननी है, और उसके नीचे जो अधिकारी हैं बीएलओ, एसडीएम, एआरओ और एक और जो पोस्ट होती है इलेक्शन कमीशन का पूरा काम देखते हैं, वो जानबूझ करके ऐसे अपॉइंट किए हैं जो समाजवादी पार्टी का वोट काटने में लग जाएं। और अब सुनने में आया है, अभी मैं खबरें पढ़ रहा था कि बीजेपी को ये लग रहा है कि उसका वोट नहीं बना है। ये सब झूठ है, ये फैला रहे हैं। ये अधिकारियों से मिलकर के देखिएगा, कंप्यूटर पे अपडेट करा देंगे। जिस समय फॉर्म नहीं बटा था उस समय इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि 99.45% हमने फॉर्म बंटवा दिए हैं, और अभी उतने परसेंट कलेक्ट नहीं हुए फॉर्म, अभी फॉर्म्स कलेक्ट नहीं हुए, पूरे अपडेट नहीं हुए हैं। और आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो कहेंगे कि हमने फॉर्म सब जमा करा लिए हैं और इतने वोट कट गए। ये साजिश अधिकारी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। तो ये साजिश रचने में इनको लेट हो गई 1 साल की, क्योंकि ये 24 में भी कर सकते थे। 24 में आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, अगर सरकार मेजॉरिटी की नहीं बन पाई तो यूपी आपकी ताकत उसके लिए भारी पड़ी। तो ये साजिश 1 साल पहले उनको नहीं सूझी। मैं ये कहता हूँ 19 से पहले क्यों नहीं किया, 22 से पहले क्यों नहीं किया सर? और एनुअल रिवीजन तो हमेशा ही होता था, एनुअल रिवीजन हमेशा होता है वोटर लिस्ट का।
हर साल एक टाइम टेबल होता है कि कब आप वोट बना सकते हैं, काट सकते हैं, वो हमेशा चलता रहता है रिवीजन। लेकिन पूरी वोटर लिस्ट को ख़त्म कर देना, नया एक एसआईआर क्रिएट कर देना कि आप वोटर लिस्ट नहीं बनेगी पूरी, और फिर आप आधार नहीं मान रहे हैं, लोग कागज़ ढूंढ रहे हैं। और यूपी में आप मान लीजिए जो लेबर है, जो सरकार का रिकॉर्ड बताता है, वो 3.5 करोड़ लेबर बाहर है, 3.5 करोड़ लेबर बाहर है। अब आप बताएं सरकार के लोग 3.5 करोड़ में कितने लोग वापस आ गए? घर के लोगों ने अगर फॉर्म भर दिया, उन पर एफआईआर कर दे रहे हैं आप, जबकि ये है इलेक्शन कमीशन का कि परिवार के सदस्य फॉर्म भर सकते हैं। और आप देखिए रामपुर में 2 बेटे जो बाहर थे, उनकी माँ ने फॉर्म भर दिया, वो फॉर्म भर सकती हैं, उन पर एफआईआर करा दी। और अधिकारी, जिलाधिकारी ने इसलिए एफआईआर कराई क्योंकि जिलाधिकारी अपने नंबर बढ़ाना चाहते थे मुख्यमंत्री पर। आप सोचिए ये स्थिति है कि जो फॉर्म भरे उस पर एफआईआर, और 3.5 करोड़ लोग बाहर गए हैं, वो डेटा सरकार के पास है। वो कहाँ है 3.5 करोड़ लोग? ठीक है, वो कब यूपी आए थे जो फॉर्म भर गए? सरकार ये बताए कि 3.5 करोड़ लेबर यूपी के बाहर है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, गुजरात में है। गुजरात में तो एसआईआर हो रहा है, महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं हो रहा, दिल्ली में एसआईआर नहीं हो रहा। और अभी हम लोगों ने बिहार में देखा कि कुछ लोगों जिन्होंने दिल्ली में वोट डाला था, वो बिहार में भी वोट डाल के आ गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अखिलेश जी, मैं अगले विषय पर जाऊं उससे पहले एक सिंपल सवाल, एसआईआर होना चाहिए या एसआईआर नहीं होना चाहिए? नीयत साफ हो तो होना चाहिए, और जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। इन्होंने नोटबंदी में परेशान किया, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप देखिए यूपी में तो चल रहा है, मिर्जापुर में कालीन भाई, जौनपुर में कोडीन भाई। भ्रष्टाचार कहाँ कम हो गया? नोटबंदी में तो यही तो था कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, क्या कम हो गया? जीएसटी ने बताओ व्यापार बढ़ाया कि घटाया? जीएसटी कानून इसलिए लाया गया था कि व्यापार सरल हो जाए, सरलीकरण हो जाए। लेकिन क्या स्थिति है व्यापार की? और रुपया कहाँ पहुंच गया? अगर व्यापारी बड़ा होता तो रुपया हमारा और ऊपर जाना चाहिए था। तो आपने कहा कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन अच्छे से होना चाहिए, अच्छी नीयत से होना चाहिए। बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। और फिर नीयत से पहले अगर आप देखें, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों हटा दिया? क्योंकि आप अपना कोई इलेक्शन कमीशन बनाना चाहते हैं जो आपकी मनमर्जी से चले। यूपी में बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा, जो बाई इलेक्शन हुआ है उसी की वजह से सीसीटीवी नहीं दे रही है, इन्होंने फुटिंग मना कर दिया। आज के ज़माने में सोचो, चोर पकड़े जाने सीसीटीवी से। दिल्ली में कई घटनाएं होती हैं, सीसीटीवी से पकड़े जाते हैं। यूपी में कई घटनाएं हुई, सीसीटीवी से पकड़े गए। लेकिन जिन्होंने वोट की डकैती की, वो सीसीटीवी में सब कुछ है, उसके बाद सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नहीं देना चाहते, उन्हें दिखाना चाहते हैं। लेकिन बिहार में तो अभी अवेलेबल है 45 दिनों तक, जिसमें काफी हम तो ये कहते हैं कि यूपी में जो केवल 3 बाई इलेक्शन है, मीरापुर में किसने वोट डाला, कुंदरकी में किसने वोट डाला, आप केवल 2 की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पुलिस प्राइवेट वर्दी में वोट डाल के आ गई। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस प्राइवेट ड्रेस में वोट डाल के आ जाए? हम इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक गांव में पुलिस के लोगों ने रोका, कोई वोट डालने नहीं जाएगा। वो महिलाएं, जो 2-3 महिलाएं निकली, उनके सामने रिवॉल्वर लगा दी एक पुलिस के अधिकारी ने। हम लोग कहते रहे, सबके पास तस्वीर है, सब कुछ आर्काइव में है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। 2027 का चुनाव क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ेंगे? हमारा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ। बिहार में कमजोर कड़ी, जो ज़्यादातर लोग वहाँ पर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो समझ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को समझ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कई बार चुनाव में, मतलब किस ऑफ डेथ जिसको कहा जाता है, कि आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। आप भी एक बार हाथ मिला चुके हैं। बावजूद इसके आपको लगता है कि उनके साथ से आपकी मजबूती आएगी? कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस को आप कहाँ आंकते हैं, ये सवाल। वैसे साथ नहीं छोड़ना चाहिए किसी का, साथी को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? वो हम बैठ के आपस में बात कर लेंगे। कुछ उसकी झलकी तो मिले कि क्या समझाइएगा? जीत ही आधार हो हमारा। जीत ही आधार होगा। अब चलते चलते 1-2 आखिरी सवाल, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, लेकिन राजनीति के सवाल खत्म नहीं होते और इतना दिलचस्प है। अब चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। अखिलेश जी, योगी जी के पास बुलडोजर है और अब तो डिटेंशन सेंटर भी बनने वाला है।
अखिलेश जी के पास क्या है? आपको पता नहीं है, अभी कफ सिरप जो था उसके अपराधियों पर, जिन पर नाम आए हैं, अभी तक बुलडोजर का ड्राइवर नहीं मिला है और बुलडोजर की चाबी खो गई है। और मैं, हालांकि मैं वो ग्राफ लेके आया हूँ कि जो पीडीए चलते हैं, पीडीए पे ही बुलडोजर चलता है, जाति देख करके बुलडोजर चलता है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है 24 हुई हैं, 24 बुलडोजर चले, 22 पीडीए लोग हैं 200 जातियों पे केवल। सब आंकड़े हैं, क्योंकि कोडीन में उनके लोग फंस रहे हैं। बहुत कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कोई ढूंढने से नहीं मिल रहा था, लेकिन एक मिल गया जौनपुर में। सोचिए आप, उधर कालीन भाई, इधर कोडीन भाई। अखिलेश यादव जी, अभी तो अनेकों इंटरव्यूज होंगे, शिकायत मत कीजिएगा, इंटरव्यू देने के लिए बस तैयार रहिएगा। चुनाव के वक्त तक 1 घंटा काउंट कर लीजिए उसमें। अब आपके दिन गिने हुए हैं, आपने कहा 398 दिन चुनाव में बचे हैं। हम आप आज तक मैं कभी भी कुछ भी बात रही होगी, लेकिन तब भी हम इंटरव्यू देने आए हैं। और हमारा कितना भी झगड़ा होता हो, लेकिन तब भी इंटरव्यू देने आए हैं। और आपने खुशी से और बताया कि इसलिए देने आता हूँ। पुतिन का इंटरव्यू देखकर भी आप खुश हुए आज तक? ना, मैं इसलिए खुश हुआ कि आपका कद बहुत बढ़ गया पुतिन से इंटरव्यू देने के बाद। और दूसरा, ये लाल रंग और हमारा रंग, और ये रशिया से ही आया लाल रंग। अगर हमारे टोपी का इतिहास जो लोग जानते होंगे, वामपंथ वाला है, आपका समाजवाद। वही मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो लाल रंग टोपी का है, कभी जयप्रकाश जी जब रशिया गए थे तो जयप्रकाश जी ये लाल रंग लेकर के आए थे टोपी का, और वही सिद्धांत आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव जी, आप आज तक के मंच पर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। इससे पहले कि हम आगे बढ़े सर, ये स्क्रीन है और कुछ 2 शब्द जो आप लिखना चाहें वो बड़े स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पर ये 27 का एजेंडा आपकी नज़र में, स्टाइलस 26 का। हाँ, क्या बताना। ज़्यादा गेस करने के मार्क्स नहीं मिलते हैं। बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश जी।